अब देखिए एक बार फिर से इजराइल और ईरान के बीच में अटैक्स शुरू हो चुके हैं। इसे किस तरह से हम देख सकते हैं? एक तरफ जहां बातचीत की बातें हो रही थी और ट्रंप ये कह रहे थे कि अब आखिरी मरहले में ये डील है, और उसी दौरान ये हमले अब शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, जहरा जी, वालेकुम सलाम। और आपके व्यूअर्स को भी। देखिए, ये जो समझौते की बात थी, इसकी जो भी आपको आपको इंडिकेशंस मिल रही थी वो खाली डोनाल्ड ट्रंप से मिल रही थी। बिकॉज इजराइल ने कभी भी ऐसा नहीं एक स्टेटमेंट दिया कि समझौते की बात हो रही है और हम बातचीत कर रहे हैं और कोई इसका नतीजा आ रहा है। क्योंकि जो भी कंडीशंस डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत में रखी हैं और जो भी टर्म्स हैं उनके, वो शायद ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है। पहली चीज ये। दूसरी है कि इजराइल कभी भी इस बातचीत का हिस्सा नहीं रहा है। और खास तौर पे जब दो देश जंग में इकट्ठे उतरते हैं, तो जब उनको सीज फायर करना होता है, तो दोनों देशों को सहमति से एक सीज फायर आपका करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स बोल देता है कि सीज फायर और इजराइल बोलता है कि मैं सीज फायर नहीं करूंगा, तो वो सीज फायर कभी भी नहीं होगा और ईरान मानेगा नहीं। तीसरी चीज, और ये अगर आप नेतन्याहू का ट्रैक रिकॉर्ड देखें और अगर आप इजराइल में भी देखें, तो जहां पे ये स्ट्रेटेजिक फैसले होते हैं लड़ाई के या इस तरीके के, तो वो इजराइल इनवेरिएबली वो फैसले अपना खुद लेता है और वो यूनाइटेड स्टेट्स के दबाव में आके वो फैसले नहीं लेता। ये चीज बहुत क्लियर है। और इसीलिए जब ये दोनों ने इकट्ठा इस जंग में घुसने का फैसला किया, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स इनके कॉमन थे और कुछ ऑब्जेक्टिव इनके कॉमन नहीं थे। अब नेतन्याहू को ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि अब इस पॉइंट पे सीज फायर करना, बिकॉज वो समझते हैं कि ईरान अभी इस तरीके से कमजोर नहीं हुआ है कि हम इसको सीज फायर की तरफ ले जाए। और इसको अमेरिका का मकसद अलग है कि अमेरिका समझता है कि अगर हम कोई एग्रीमेंट इनसे कर लें न्यूक्लियर के ऊपर, बाकी मुद्दों के ऊपर, और गल्फ कंट्रीज का भी प्रेशर है, अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी प्रेशर है, तो डोनाल्ड ट्रंप की कंपल्शन अलग है, नेतन्याहू की कंपल्शन अलग है। बिकॉज नेतन्याहू एक्चुअली समझता है कि इससे बेहतर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी लेबनान में, जिस तरीके से वो हमला कर रहा है वहां पे और अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। वो समझता है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म कर ले, स्पेशली साउथ लेबनान में, और उसको धकेल दे आगे की तरफ, सो दैट जो उसका बॉर्डर का एरिया है वो सिक्योर हो पाए। आज की डेट पे जरा जी, बॉर्डर में जितने भी लोग इजराइल के रहते हैं वो उसको वहां से पलायन कर गए। तो नेतन्याहू चाहते हैं कि लोगों को वापस इसको रिहैबिलिटेट करें इस एरिया में। और लास्ट पॉइंट है, मैं आप गजा की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। गजा में भी अभी इसको नेतन्याहू ने अपना जो आपका ऑफेंसिव शुरू कर दिया है, और आपको याद होगा एक स्टेटमेंट आई थी कि मैं 70% गजा कंट्रोल करना चाहता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि नेतन्याहू के माइंड में ना तो सीज फायर है और ना तो पीस है। जी जी, बिल्कुल। देखिए, तभी ट्रंप और नेतन्याहू की जो ख्यालात हैं वो इसको लेकर अलग भी हमें दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या अब अमेरिका और इजराइल के बीच में भी इसको लेकर हमें कुछ मनमुटाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि पहले भी हमने देखा था, अभी हाल ही में ट्रंप काफी भड़कते हुए भी नेतन्याहू पर दिखाई दिए थे। जी देखिए, शुक्रिया। देखिए, अब जो है ये इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है कि जहां पे पीस प्रोसेस के सारे जो अनासिर थे ये सब धज्जी इसके उड़ा दिए गए। असल उसकी वजह क्या है? देखिए, आप सिर्फ एक हफ्ते का अगर आप ये टाइम फ्रेम देखिएगा, एक हफ्ते के बीच में क्या हुआ। इस एक हफ्ते के बीच में ईरान, लेबनान और अमेरिका के बीच में जो बातें चल रही थी पीस प्रोसेस की, हिजबुल्ला और इजराइल के हमलों के बंद करने के ताल्लुक से, तो आप देखिए इस 8 दिन के अंदर यह बातचीत भी चल रही है और साथ साथ अमेरिका अटैक भी कर रहा है, सॉरी इसराइल अटैक भी कर रहा है लेबनान के ऊपर। और इस दरमियान सिर्फ अटैक ही नहीं कर रहा, बल्कि इसने मासूमों की जानों को भी इन्होंने कुछ नहीं समझा, जिसमें खवातीन और बच्चे बिल्कुल पूरी तरह से शामिल हैं। और लगातार जो है ना, हर एक दिन के फासले पर
वो उसने जो कभी 15, 14, 12, 18 इस तरह के करके लोगों को मारता गया। और आखिर में कल जो है दाहिया जो एक लोकेलिटी है साउथ लेबनान में, उसमें उसने बॉम्बार्डमेंट कर दिया और बड़ा बॉम्ब गिराया। वही बॉम्ब गिराया B2B शायद, जिसमें हसन नसरुल्लाह को जिसके जरिए से ये निशाना बनाया गया था। तो देखिए ईरान का भी जो है सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। ये बातचीत जो चल रही है लेबनान, ये ईरान बहुत पहले से कह रहा है कि बातचीत उसी वक्त हो सकती है, मुज़ाकरात उसी वक्त जारी रह सकते हैं जब लेबनान के ऊपर भी जंगबंदी बंद हो। और ये जंगबंदी के ताल्लुक से जो अमेरिका और लेबनान के बीच में बातचीत चल रही है, बातचीत भी हो रही है और अटैक भी हो रहा है। तो बातचीत का मतलब ये कि नतीजा कहाँ है? न तो हमला रुकता है इजराइल की तरफ से, और उसके जवाब में हिजबुल्लाह भाई नेचुरली वो जो है वो रिटेलिएट करेगा। सबसे पहली बात तो यह कि उसके टेरिटरीज को आपने ये क्या हुआ, कब्जा क्या हुआ है। उसके अलावा फिर जाने भी जा रही हैं, और फिर बातचीत भी चल रही है। तो ये क्या बातचीत है? मतलब ये कि बातचीत का तो कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तो और इसमें इस ताल्लुक से देखिए कि इसराइल ने, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी बात को, किसी भी इशारे को, किसी भी गाली को किसी भी तरीके से अपने खातिर में नहीं लाया। उसने उसको कुछ समझा ही नहीं कि ये कोई आदमी है, कोई बोल भी रहा है या नहीं। हालांकि उसने क्या कहा था कि यही एक प्रेसिडेंट है जिसको हम राजी कर पाए ईरान के ऊपर अटैक करने के ताल्लुक से, अटैक करने के लिए, और आज वो उसी की बात को नहीं मान रहा है। तो देख लीजिए कि ईरान, ये अमेरिका का है और इसराइल का है। इसका मतलब यह कि इसराइल और ईरान, अमेरिका के ताल्लुक से इसराइल ऊपर है। और अगर आप मशरिक वस्ता के ताल्लुक से देखेंगे, आप ये पावर बैलेंस अगर आप देखेंगे, अब आप इसराइल का पावर डाउन हो रहा है और ईरान जो है ऊपर जा रहा है। इसलिए कि ईरान जो है उसी जगह से अटैक किया है जिस जगह में 2025 जून में जो जंग हुई थी, जिसमें अमेरिका और इजराइल ने दावा किया था कि हमने ईरान के वो जितने भी न्यूक्लियर प्लांट है, जितने भी उसके एनरिचमेंट और हथियार के जो वो हैं जखीरे हैं, वो हमने उसको तबाह कर दिया। और उसी मकान से इस्फहान और तबरीज की जगह, जो कि इजराइल का साउथ वाला मिलता है, वहां पर उसने अटैक कर दिया। तो इसका मतलब यह कि ईरान अभी भी बिल्कुल जंग के मैदान में कायम है। और इस तरीके से अगर इसराइल जंगबंदी की मुखालिफत और खिलाफ वर्जियां होती रहेंगी तो आप समझ लीजिए कि ये जंग रुकने वाली नहीं है, ये जंग और बढ़ेगी। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इजराइल की वजह से जो हालात बिगड़े हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब सीज फायर हुआ था उसके बाद भी इजराइल की तरफ से पहली बार ही उसका उल्लंघन किया गया था, जिसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया था। राजन कोचर जी, तो अब किस तरीके से हम देख सकते हैं हालात आने वाले दिनों में, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि डील फाइनल हो सकती है, क्या कोई अहम खबर मिल सकती है इसको लेकर कि अमन कायम हो जाए, लेकिन अब देखिए अटैक्स शुरू हो गए हैं फिर से, और यहाँ पर ट्रंप की बात नेतन्याहू ने नहीं मानी है। तो अब ऐसे में क्या चीजें और खराब हो सकती हैं आने वाले दिनों में? ज़ारा जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको आपने बताया कि इजराइल नहीं चाहता ये जंगबंदी हो, और ये बहुत क्लियर है। अभी हमने देख लिया, पहले भी हमने देखा था, आपको याद होगा जब पाकिस्तान में बातचीत चल रही थी उस टाइम पे लेबनान में भी अटैक किया था इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर, और उसकी जो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बातचीत के बीच में अगर कोई ऐसा अटैक होता है तो इसका मतलब होता है कि आप उस बातचीत को पहले से ही खत्म करना चाहते हैं। और ये बहुत क्लियर है। आप देखिए ये जो टीम गई थी वहां पर बातचीत के लिए, उसमें इजराइल का रिप्रेजेंटेटिव कहां पे था मुझे बताइए? वहां पे तो कोई नहीं था उसका इजराइल का रिप्रेजेंटेटिव। तो जब एक चीज साफ हो गई है कि जब ये टीम एक रिप्रेजेंटेशन ही नहीं इजराइल का, तो इजराइल तो कोई यहाँ पे जंगबंदी चाहता नहीं, और हमको इसमें थोड़ा इसको रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। और जिस तरीके से अमेरिका ने कंडीशंस रखी है, इसको मुझे लगता है अमेरिका का भी इंटेंट साफ नहीं है कि वो भी इस जंग को खत्म करना चाहते। वो दूसरी बात है कि वो एक एट्रिशन वॉर नहीं करना चाहते जिसमें मिसाइल्स और रॉकेट्स वगैरह, बिकॉज अमेरिका ने काफी हद तक अपना जो रिजर्व्स हैं वो खर्च कर दिया, अभी उनके पास इतना कुछ है नहीं, और इसीलिए वो इस जंगबंदी को लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि वो अपना टाइम चाहते हैं अपनी ताकत को भी रिप्लेनिश करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग उनकी जो है कैपेबिलिटी, इसको रिकूप करने के लिए जो उन्हें अभी खर्च किया है, इसको एम्युनिशन और रॉकेट्स और मिसाइल्स। तो इसीलिए ये कहना आई थिंक सही होगा कि वी आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी,
ये जो आपकी इंस्टेबिलिटी है, बेशक ये आप एक लड़ाई में तब्दील ना हो, बट एक इकोनॉमिक वॉरफेयर में तब्दील हो रही है। और इसको अमेरिका बहुत चालाकी से ये कोशिश कर रहा है कि एक ब्लॉकेड को कायम रखे, जिससे इसको ईरान के ऊपर स्ट्रैंगल होल्ड बना सके, इसको ईरान के ऊपर ऐसी ऐसी मजबूरी पैदा कर दे कि उनकी जो है इकोनॉमिक हालत इतनी खराब हो जाए कि वो टेबल पे आ जाए। बिकॉज यही इसको मुझे लगता है अमेरिका का इंटेंशन है, और उसको इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको मुझे लगता है वो 6 महीने तक भी ये ब्लॉकेड इसको कर सकता है। और अगर आपने आज डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट सुनी है, जैसे आपके प्रोग्राम में उसको शुरू में आपने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप इसको नहीं चाहता कि बातचीत को से पहले इसको ईरान को कोई भी कंसेशन देना, या तो नेवल ब्लॉकेड को बंद करना, या तो सैंक्शंस को रिमूव करना, या तो अकाउंट्स को अनफ्रीज करना। तो मुझे ये लगता है कि ये जो हालात जो इसको बनते नजर आ रहे हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमको ये दे रहे हैं कि ये जंग जल्द नहीं खत्म होने वाली। बिल्कुल। अजमल साहब, नेतन्याहू ने यहाँ पर ट्रंप की बात नहीं मानी है, तो क्या माने कि नेतन्याहू और ट्रंप से ऊपर खुद को यहाँ पर समझ रहे हैं, जबकि इजराइल अमेरिका के बिना कुछ नहीं है, जो भी सपोर्ट है अमेरिका का ही है इजराइल को, जो आज इस लेवल पर हम चीजें देख रहे हैं कि पहुंची हैं। बिल्कुल, वो डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी खातिर में नहीं ला रहे हैं ये नेतन्याहू, इसलिए कि जब कल ईरान ने अटैक किया है इसराइल के ऊपर, तो फोन करके ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की। उन्होंने कहा कि तुम जो है रिटेलिएशन में तुम जवाब मत देना, और अब जो है बातचीत आगे आगे जाएगी, हम बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात होंगे और निगोशिएशन होंगे और कुछ किसी हद तक पहुंचेंगे। लेकिन इजराइल ने क्या क्या अटैक कर दिया। इसका मतलब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उसने इसमें रात में अभी मुझे लगता है कि यहाँ की सुबह 6-7 बजे होंगे जो इसने अटैक किया है इसराइल ने इसफहान और तबरीज के उन मकामात पर जहां से वो ईरान ने अटैक किया है। तो ये तो अब जंग शुरू हो गई। लेकिन ईरान का वही था कि अब कब तक बर्दाश्त करे। ईरान भी तो आज यही उसी दिन से कह रहा है कि बातचीत तभी आगे बढ़ सकती है जब आप तमाम फ्रंट से, ऑल फ्रंट से आप जो है ये जंग को बंद कर रहे हैं, और जिसमें लबनान शामिल है। लेकिन लबनान में तो लगातार आप वो कर रहे हैं, अटैक हो रहा है इजराइल की तरफ से, और डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह भी इसको अटैक को रोक नहीं पा रहे हैं। हल्के कहने के बावजूद भी उनको उनको गाली गलौज भी करनी पड़ी इसके नेतन्याहू के साथ, उसके बावजूद भी जो है वो नहीं रुका। इसका मतलब यह कि इजराइल जो है बिल्कुल जंगबंदी नहीं चाहता। इजराइल चाहता है कि यह जंग बिल्कुल जारी रहे, और ये जो मशरिक है उसका जो ये जो रीजन है मिडिल ईस्ट का, ये रीजन हमेशा ही बिल्कुल बॉयल होता रहे, बिल्कुल उबलता रहे, और किसी भी तरह से किसी तरह का कोई अमन या सुकून ना हो। लेकिन यह भी वाज़ेह रहे कि इजराइल अब अगर जिस तरीके से वो कर रहा है, वो पहले भी अमन और चैन से नहीं था। आज 1948 से लेकर के अब तक वो कहां से क्या नहीं करना पड़ा, और आज भी वो उसी हालत में है। तो वो चैन सुकून से तभी नहीं हो पाएगा, इसलिए कि उसके बाद और फिर जो है बहुत सारी चीजें जो फ्रंट्स हैं फिर उभरेंगी, वो जो कमजोर हो गई हैं अभी, जो हूती, हिजबुल्लाह तो बिल्कुल मैदान में ही है, हमास, ये सब फिर उभरेंगे धीरे धीरे धीरे, और फिर इजराइल के लिए बहुत जो है हालात बहुत खराब हो जाएंगे। इसलिए जो है अभी मुज़ाकरात का एक दौर चल रहा है, इस प्रोसेस का एक जो है एक मरहले उसके चल रहे हैं, स्टेजेस चल रहे हैं, इसलिए उसको जारी होने देने चाहिए थे, ताकि ये रीजन जो है जहां पर अमन सुकून सब लोग रह सके। अभी आप जैसे उसने इब्राहिम अकॉर्ड का जो ये एक शोषा छोड़ा था, जिसको कैटेगरिकली सऊदी अरब और पाकिस्तान बिल्कुल नकार दिया, इनकार कर दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ये तो एक ऐसा ये है कि आप एक गजा को तो आपने बिल्कुल खंडरात में बदल दिया, और फिर ये कह रहे हैं कि आप अब्राहम अकॉर्ड को ये तस्लीम करो। ये कौन सी चीज है भाई? अब्राहम अकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि आप जो है सब एक साथ रहेंगे। तो आप एक साथ कहाँ हैं? आप देखिए उसके साथ किसने वो क्या हुआ है, अग्रीमेंट क्या हुआ है, सूडान में क्या हुआ है। लेकिन सूडान में क्या हो रहा है? सूडान में यूएई के साथ मिलकर के वहां पे बॉम्बार्डमेंट, वहां पे जेनोसाइड चल रही है। मोरक्को के साथ जो है मोरक्को का उसमें एग्रीमेंट में इब्राहिम अकॉर्ड का, उसके साथ इसराइल ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया।
बिल्कुल वैसे ही है। तो इस तरीके से इन कंट्रीज, अब यहाँ पर यूएई के साथ जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ है, यूएई के ऊपर कहाँ अमेरिका ने हुआ अपने ईरान के अटैक को बचा पाया, ईरान के अटैक को कहाँ रोक पाया, नहीं रोक पाया। तो इसका मतलब यह है कि इब्राहिम अकॉर्ड का कोई फायदा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कील है जो फिलिस्तीनियों के सीने में ऐसे गाड़ दी जा रही है, जिससे जो है किसी भी सूरत में और किसी भी हालत में इसराइल जो है इस इलाके को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। जो डिटरेंस जो है वो सिर्फ ईरान है, और ईरान ही इस मौके पर खड़ा है जो इस इसराइल को पनपने से रोक सकता है। और अभी जो एक पावर बैलेंस का जो चल रहा है, जैसे एक इसराइल ने एक मर्तबा कहा था कि इस रीजन में इसराइल जो है एक पावर हाउस है, ये ऐसे करके कहा था। और ईरान ने यह कहा था कि अगरचे हम उस तरह पावर हाउस नहीं है, लेकिन हमारे पास इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि हम इस पावर हाउस को ध्वस्त कर सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए ईरान बार बार वो चीज दिखाता भी है, मुजाहिरा भी करता है उस चीज का, जैसे कि अभी हाल ही में हमने देखा। राजन कोचर जी, तो क्या सिर्फ ये अपनी ताकत का इजहार है या फिर एक बड़ी जंग हमें वेस्ट एशिया में देखने को मिल सकती है? देखिए, ये कोई शक नहीं है, जब हम इस जंगों को एनालाइज करते हैं, हर एक देश अपनी ताकत का इजहार करता है। वो पूरे वर्ल्ड को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग देता है कि वो कितना मजबूत है। आज आप देख लीजिए, ईरान ने एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग अपना दी है, और खास तौर पे जीसीसी कंट्रीज को, बिकॉज ये जो ईरान हमेशा चाहता है कि वो एक मुस्लिम लीडर एक्चुअली उभर के आए और इस रीजन में, और उसका जो डायरेक्ट कंटेंडर है एक तो टर्की है और एक सऊदी अरेबिया है। अब ये देश हैं दो जो इसको ईरान को चैलेंज करते हैं। तो आज इस लड़ाई में ईरान एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है, स्ट्रेटेजिक मैसेज दे रहा है टर्की को भी और सऊदी अरेबिया को भी, दैट आप जो हमसे ताकतवर नहीं हो सकते। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और इसीलिए आपने ये देखा कि ईरान ने अपनी ताकत को एक कन्वेंशनल फौज की तरह नहीं किया है, बिकॉज वो जानता है कि इजराइल के अगेंस्ट एक कन्वेंशनल लड़ाई वो नहीं लड़ पाएगा, और इसीलिए, और ना ही वो यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट एक कन्वेंशनल लड़ाई लड़ पाएगा। तो उसने अपनी पूरी जो तैयारी है, और अगर आप देखें पिछले 15-20 साल में ईरान ने किस तरीके से तैयारी की है, पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क, और ये जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब और GBU 57, इसकी कैपेबिलिटी है ओनली अप टू 60 मीटर्स, 60 मीटर तक ही जा सकता है, और ईरान ने अपना पूरा जो शहर है वो 100 मीटर से नीचे किया हुआ है। तो ईरान ने बहुत अच्छी तरीके से अपने मिसाइल बेसिस को, अपने यूरेनियम को, अपने जो हर एक जो उनका एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसने अंडरग्राउंड किया है। और इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि इस लड़ाई में अगर इसको ईरान का नुकसान हुआ है तो वो 30 या 40% से ज्यादा नहीं हुआ है, और अभी भी जो उसकी मेन ताकत है वो इंटैक्ट है। तो उसने एक मैसेज दे दिया है सबको कि भाई आप चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो चाहे इजराइल हो, आप जो हमारी ताकत को कमजोर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, एक जाहिर तौर पर अब देखना होगा क्या होगा। और अजमल साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या इन हालात के मद्देनजर बातचीत मुमकिन हो पाएगी अब ईरान की तरफ से? क्योंकि ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि हमारी शर्तें जो हैं वह हम उस पर कायम हैं, और न्यूक्लियर को लेकर जो मामला फंस रहा था वो भी हमारे फेवर में ही है। ट्रंप इस चीज को लेकर कि डील फाइनल हो रही है, लेकिन ईरान की तरफ से अब तक किसी तरह का कोई भी जवाब इसके मद्देनजर नहीं आया है। ये बात मुज़ाकरात और नेगोशिएशन के ताल्लुक से बिल्कुल ट्रंप पर उम्मीद है, और ट्रंप चाहता भी है कि जंगबंदी हो और ये आगे और एस्केलेट ना हो और आगे ना बढ़े ये जंग, और ईरान भी चाहता है। लेकिन ईरान का जो शर्त है, ईरान की जो ये शर्त थी कि लेबनान में हमले बंद होने चाहिए, इजराइल के जो अटैक हो रहे हैं साउथ लेबनान में ये बंद होने चाहिए। देखिए, साउथ लेबनान आप ये जो है ये कोई अलग मुल्क नहीं है, ये लेबनान का ही हिस्सा है। मुझे तो ताज्जुब ये हो रहा है कि लेबनीज गवर्नमेंट जो इस ताल्लुक से बातचीत कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना चाहिए, उसको गैर मुसल्लह करना चाहिए। मैं ये बता देता हूं कि एक लेबनान के एक लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर, बहुत बड़े लीडर हैं, वो उनका नाम है वलीद जुम्बलात। वलीद जुम्बलात एक अहम पार्टी का जो दुरुज मजहब के हैं, और वो उनका और बड़ी पार्टी है वो लेबनान की। उन्होंने यह कहा कि लेबनान में कोई मुसल्लह फौज नहीं है, कोई आर्म फोर्स नहीं है, अगर है तो वो हिजबुल्लाह है, और अगर लेबनान को अगर कोई बचा सकता है वो हिजबुल्लाह ही बचा सकता है। इसलिए हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना जो है ये
तो किसी भी किसी लिबनीज के दिल में तो ये बात आनी ही नहीं चाहिए कि उसको डिसआर्म करें। हाँ, यह है कि मौजूदा हालात में किस तरीके से हालात को दुरुस्त किया जाए और बातचीत को आगे लेके जाया जाए और ये जंग बंद हो, और जो हमारे टेरिटरीज, लेबनीज जो टेरिटरीज जिसके ऊपर इजराइल ने काबिज हो गया है, जिसको कब्जा कर लिया है, जिसमें बुफोत आइलैंड भी है, ये जो कर लिया इसको खाली कराना है। अब ये जो इन चंद 2 महीनों के अंदर जो इजराइल ने वो उसके ऊपर कब्जा जमाया है, कैप्चर किया है, इन एरिया को ऑक्यूपाई किया है, इसको कैसे छोड़ा जाए। मतलब ये जो रिटेलिएशन जो हिजबुल्लाह की तरफ से होता है, इसकी वजह यही है कि आप हमारी जमीन पे आप ये कब्जा किए हुए हो, ऑक्यूपाई किए हुए हो, तो हमारा हक है कि हम अपनी जमीन के लिए लड़े। और इजराइल उस अटैक के बदले में वो अटैक करता है मासूमों के ऊपर और आबादियों में, जहां के मासूम और जो आबादियां वहां पर ये हैं बसी हुई हैं, उनके ऊपर अटैक करता है। देखिए, मुज़ाकरात का अभी भी चांस है और इजराइल ईरान और अमेरिका दोनों ही पॉजिटिव हैं। देखिए, इसी तरीके से अटैक्स जारी रहे तो और भी ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं आने वाले दिनों में, तो बहुत जरूरी है कि बातचीत हो आगे और उस पर कोई हल निकले।